आइए मित्रों, स्वागत है आपका सहर्ष इस और एक भाग में थ्रू लिटरेरी लेंस, आपका चहेता चैनल। और खैर हम भी आपके चहेते ही होंगे। विनोद जी आइए, नमस्कार। आज विनोद जी तलाश है किसी चीज़ की। बिल्कुल। हमें हमेशा ही तलाश होती है किसी अच्छी रचना की, चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, कविता हो, गजल हो, नज्म हो, गीत हो, कुछ भी हो, या कभी कभी कोई समालोचना की बात भी हो। हाँ, काफी अरसा हो गया, वैसे करेंगे वो भी करेंगे। साहित्य की ये सारी विधाएं और इन विधाओं पर चर्चा, और चर्चा के लिए विश्व का एक ही चैनल थ्रू लिटरेरी लेंस। दोस्तों, बाकी चैनल्स पर आपको कहानियां, कविताएं सुनने के लिए मिलती होंगी, किंतु इस प्रकार की सालात क्रिटिकल चर्चा, क्रिटिकल लिटरेरी डिस्कशंस, आलोचनात्मक बातचीत शायद ही किसी चैनल पर मिलती हो। तो तलाश है आज हमें एक कहानी की, जिसका शीर्षक भी है तलाश, और लिखी है कमलेश्वर ने। जी हाँ, कमलेश्वर को तो आप जानते हैं, बिल्कुल। कितने पाकिस्तान वाले कमलेश्वर हैं। जी बिल्कुल। दालचीनी के जंगल वाले कमलेश्वर, बयान वाले कमलेश्वर। और कमलेश्वर हिंदी कहानी में एक बहुत ही ऊंचा नाम है। और कमलेश्वर की कहानियाँ सिर्फ बाहरी विश्व का वर्णन नहीं होती, बल्कि इंसान के मन के भीतर के गूढ़ रहस्यों को गुदगुदाती हुई एक अपने आप में चेतना होती हैं। ये अनूठा संगम है विनोद जी कि कमलेश्वर कभी का होता यूं है कि कोई ज़्यादा लिखता है तो वो क्वालिटी नहीं दे पाता, कोई क्वालिटी लिखता है तो ज़्यादा नहीं लिख पाता, लेकिन कमलेश्वर ने दोनों साधी हैं, क्वालिटी भी। कमलेश्वर की बातों में बाहर की दुनिया तो है, किंतु उस दुनिया को देखने का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल। और ऐसा वो ये दावा नहीं कर मैं मनोवैज्ञानिक लेखक हूँ साहब, मैं दार्शनिक, इस तरह का कुछ भी नहीं, नॉर्मल लेखक हैं वो। और एडगर एलन पो ने कहा था कि कहानी 3 तरीके से लिखी जा सकती है। एक प्लॉट यानी विषय वस्तु को लेकर के, विषय वस्तु प्रधान कहानी होती है जी। दूसरा कैरेक्टर यानी चरित्र प्रधान कहानी होती है जी। और तीसरा सेटिंग यानी शैली की या वातावरण की कहानी, शैली की कहानी। किंतु राजेश जी, ये जो कहानी है खास करके तलाश कमलेश्वर जी की, ये किस कैटेगरी में बैठती है? ये तो साहब अनूठी कहानी है ना। तो ये प्लॉट की कहानी है, क्योंकि इस कहानी में ऐसा कुछ होता ही नहीं, लगभग कोई एक्शन है ही नहीं इस कहानी में। और संपूर्ण चरित्र चित्रण भी नहीं है। संपूर्ण चरित्र चित्रण बिल्कुल नहीं। हालांकि माँ और बेटी दोनों के चरित्र निखर के आते हैं सामने। और ये सेटिंग की ऐसी कोई कहानी नहीं है, इसका आप सेटिंग भी बदल दें, देश काल बदल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कहानी। और कमाल की बात है, इस कहानी में सिर्फ देखे जाए तो 2 ही पात्र हैं। एक माँ है और उनकी बेटी है। माँ लगभग 40 वर्ष की है जी, और बेटी 20 वर्ष की है। बेटी भी कामकाजी बेटी है, मतलब नौकरी करती है। हाँ। और ये जो माँ है, इनके पति मतलब बिटिया के जो पिताजी हैं, वे 8 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। बिल्कुल। तो घर में दोनों ही हैं, स्त्रियां हैं, और इनके बीच का जो एक रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता, लेकिन ये माँ बेटी का रिश्ता बिल्कुल अलग स्तर पर ऑपरेट हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि माँ विधवा है, अकेली है, जवान है, उनके दिलों में भी कोई उमंग है, इच्छाएं हैं, हसरतें हैं, और बेटी भी जवान है। जवानी की दोनों दहलीजों पर खड़ी है। बेटी आरंभिक दहलीज और माँ जो है वो अंतिम दहलीज। तो इनके दोनों दहलीजों के अपने अपने मनोवैज्ञानिक सत्य होते हैं। बिल्कुल। बेटी अब दुनिया देखना चाहती है, अब किसी स्नेह का, किसी बंधन का कहीं न कहीं ख्याल करती है, लेकिन वो ख्याल बाहर नहीं आता जी। किंतु कमाल की बात यह है कि ये बेटी इतनी संवेदनशील है, वो माँ की अकेलेपन को भांप लेती है। जो माँ की तलाश है, तलाश माँ को है इस समय प्रेम की। बेटी का प्रेम तो है उनके पास, लेकिन इश्किया प्रेम एक पुरुष प्रेम की तलाश है। और वो तलाश है ऐसा कहीं भी रखा नहीं है एक्सप्लिसिटली, जिसको कहते हैं कमलेश्वर जी ने ये बात कहीं नहीं रखी है विनोद जी। और मनोवैज्ञानिक तरीके से बेटी ये समझने लगती हैं कि मृत पिता की छाया अभी भी उनके माँ के अस्तित्व पर भारी है, ढांपे हुए है उनके अस्तित्व को। जैसे उनका फोटो है, पिताजी का फोटो, वो धीरे से वो माँ के कमरे से अपने कमरे में शिफ्ट कर लेती है और कहती है कि पिताजी अब मेरे कमरे में आ गए। पिताजी की जो चीजें हैं एक बार गिर पड़ती हैं तो सहेज के अपने कमरे में लम्हा को कहती है मैं रखूंगी इनको। यानी सिंबॉलिकली वो चाहती है कि माँ उस पिताजी के
अस्तित्व के दबाव से मुक्त हो जाए, हम्म। एक बार अगर वो मुक्त हो गई तो शायद वो किसी से दोस्ती कर पाएगी, किसी का प्रेम हासिल कर पाएगी, किसी को प्रेम दे पाएगी। यानी कमाल की बात है कि एक बेटी अपनी माँ की जज्बातों का इतना ख्याल रखते हुए वो चाहती है कि उसे भी उसकी माँ को किसी का प्रेम प्राप्त हो, और न केवल उसके मृत पिता उसमें बाधक न बने, किंतु वो स्वयं भी भी वहां से जाना चाहती है हाँ। कि ताकि माँ स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। हाँ, स्वयं भी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती हैं। कि माँ कहती है तकलीफ होगी, बोलती है तकलीफ अगर होगी तो मैं घर चली आऊंगी, भाग बहुत आऊंगी सहजता से सहजता से। बिल्कुल तो- बिल्कुल। तो और ये दिखाता है कि जब वो बेटी चली जाती है, इसका मतलब ये है कि अभी माँ के पास वो स्वतंत्रता है, जो वो जीवन में करना चाहती वो कर करे। सकती है। और वो सटल हिंट्स हैं, एक्शन है। कोई व्यक्ति है जो विजिट करता है माँ को, क्योंकि जब रात की सुबह बेटी उठती है मुंह अंधेरे, तो वो उनके बीच का जो दरवाजा है वो माँ की ओर से बंद होता है। जनरली ऐसा माँ करती नहीं है, और बाहर का दरवाजा खुला रहता है। मतलब यानी कोई आके चला उनका गया मित्र कोई है। आता है रात को जी। उनके साथ मुलाकात करता है, क्योंकि सिगरेट के भी उसके टुकड़े भी पड़े रहते हैं में सुबह सुबह। रहता है। तो बेटी ये समझ जाती है कि माँ किसी को चाहती है, किंतु शायद बेटी के आसपास होने से वो खुल करके उससे मिल नहीं पाती बिल्कुल। या संबंध बढ़ा नहीं पाती। तो ये जो समझ है, ये जो मनोवैज्ञानिक चेतना है, ये जो भावनात्मक समझ है जो बेटी में उत्पन्न हुई है उस एज में, हैं 20 की कच्ची उम्र है उसकी भी, बिल्कुल। पर ये परिपक्व समझ ना सिर्फ उत्पन्न हुई है, पर उस पर उसको वो कार्यान्वित भी कर रही है, अमल करती है, अमल बिल्कुल। कर रही है उस पर। किसी न किसी प्रकार से अपनी माँ को प्रेरित करती है कि वो जीवन में आगे बढ़े, रुकी नहीं रहे, क्योंकि पिताजी तो चले गए, किंतु वो उनका चले जाने के बावजूद भी घर पर जो एक प्रकार का साया मंडरा रहा है, साया ने यानी उसके माँ को कुछ करने नहीं देता। यानी जो कहते हैं ना कि डेड सीजर इज मोर पावरफुल देन सीजर अलाइव, या तो ये बात है। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है ऐसे हैं विनोद जी, कि बेटी देखती है माँ की तरफ कि पिताजी चले गए, और माँ देखती है बेटी की तरफ कि पिताजी हैं, मतलब इसके साथ हैं पिताजी। बिल्कुल। तो इस प्रकार की देखिए, कहानी पिताजी जो है मृत है, पति मृत है, और पिताजी का स्थान तो बेटी के पास ही है। पिताजी के स्थान तो माँ के पास नहीं है, क्योंकि पति तो वो एज ए मर चुके हैं बायोलॉजिकली वो। बिल्कुल। तो ये प्रतीकात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से जो सटल जो शेड्स हैं इस कहानी के। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ चीज़ें बड़ी डेलिकेट होती हैं, नाजुक होती है। जैसे माँ का अगर किसी के साथ वो संबंध स्थापित करना चाहती हैं, तो वो बेटी से खुले तौर पे कह नहीं सकती कि भाई मेरा किसी से प्रेम संबंध है। ये जो समझ है, ये जो अपने आप उत्पन्न होना, और ये समझ विनोद जी तब थी, मैं थी इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल हम अलग सतह पर जीवन जी रहे हैं 21वीं सदी में। आजकल वो इम्प्लिसिट वैल्यूज शायद बहुत कम है, और यहाँ पर कम एक है। और भी एक सामाजिक बाधा का भी सामना करना माँ को करना पड़ता है कि इस एज में, इस उम्र में 40 के आसपास यदि वो किसी के साथ प्रेम संबंध बनाती है, और तो बेटी शायद जवान हो रही है, तो बेटी के शादी ब्याह में भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। शायद कहीं यह भी संकोच उनके भीतर है, और बेटी चाहता है कि मेरी वजह से माँ अपने जीवन का त्याग करे, अपनी भावनाओं का त्याग करे। ये नहीं हो सकता। मतलब स्टैग्नेशन ना आ जाए उनके जीवन में, तालाब की तरह ठहरा पानी न बन जाए, वो जीवित रहें, वो चलती रहें। तो एक बार वो बाहर भी जाती हैं जो माँ है किसी के साथ। बड़ी सटनली कमलेश्वर ने जो बातें कही हैं इस कहानी में, इस कहानी की खासियत ये है विनोद जी कि कोई चीज ऐसे ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं रख दी है कि ऐसा हुआ या ऐसा होना चाहिए। जिस प्रकार से पोइट्री में एम्बिग्यूअस तरीके से बातें रखी जाती हैं, तो इस प्रकार की एक जो है ना पोइटिक प्रोस के लेवल पर ये कहानी ऑपरेट कर रही है। और ये जो शैली है ये थीम के साथ भी जस्टिस करती है, क्योंकि कहानी का थीम भी वही है कि बेटी द्वारा वो सटल समझ, वो बारीक जो महीन समझ है मनोवैज्ञानिक, तो शैली भी बिल्कुल वैसी ही है इस कहानी की। अगर शैली मुखर होती तो वो थीम के साथ अन्याय हो जाता उस कहानी के। तो ये जो ऊंचाई है जो कमलेश्वर ने प्राप्त की है इस कहानी में, ये बहुत बहुत विरले ही लेखक इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं विनोद जी। बिल्कुल। तो और इस पर एक फिल्म भी बनी है, फिर भी नाम की, बिल्कुल 1971 में। और हेमंत दा ने उस फिल्म में अपनी बेटी के साथ गाने गाए हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही रानू मुखर्जी रेयर कॉम्बिनेशन है कि फादर एंड डॉटर, बाप और बेटी का डुएट गाना मिलना आपको बहुत बहुत विरले चीज है ये। तो बिल्कुल सिर्फ दो ही पात्र हैं और पिताजी का अस्तित्व मरने के बाद दिखाया गया है जी। तो इस प्रकार से अगर 3 पात्र मान लिए जाए तो भी ठीक है। तो उससे एक इतनी सुंदर कहानी मतलब इतनी मनोवैज्ञानिक कहानी बुन पाना, ये कमलेश्वर जी की जो है
सफलता है। और देखिए लेखक कहता तो एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं है कि कहीं ना कहीं विनोद जी ये तो बात है, हम लोग भी मनोवैज्ञानिक हैं, तो मनोविज्ञान की सफलता काउंसलिंग रूम्स में नहीं है केवल। नहीं। मनोविज्ञान की सफलता तब है वो जन जन तक संचारित हो जाए। जैसे वो बेटी को आप मनोवैज्ञानिक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, इस बिल्कुल। तरह से उसको समझ है मनोविज्ञान की, बिल्कुल। है। तो इस तरह से मनोविज्ञान जब हमारी दैनंदिन चेतना को सूचित करने लगता है, उसमें संचारित होने लगता है और मनोविज्ञान। मैं तो ये कहूँगा कि कोई नए लेखक, नए कवि जो अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, उन्हें तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि साहित्य सिर्फ ना पढ़ें, आप मनोविज्ञान भी पढ़ें, और दर्शन भी पढ़ें। बिल्कुल। तो जब आप मनोविज्ञान, दर्शन ये पढ़ने के बाद साहित्य रचना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके साहित्य का स्तर कुछ अलग दिखेगा, अलग होगा। और वो मनोविज्ञान दर्शन जैसे ज्यों का त्यों आपके साहित्य में नहीं आना होगा, वो आना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपके ख्यालों को एक दिशा जरूर देता है। बिल्कुल। आपके ख्यालों में एक तत्व जरूर डाल देता है, मनोवैज्ञानिक तत्व, दार्शनिक तत्व। तो आप जो भी कहें, चाहे साधारण सी बात कहें, साधारण सा कुछ कहें, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से कोई मनोवैज्ञानिक सत्य की तरफ आप इंगित कर रहे हैं, दार्शनिक किसी गूढ़ बात की तरफ इंगित किए जा रहे हैं। बिल्कुल साधारण सी बातों में भी होता है। तो ये, क्योंकि लिटरेचर जो है वो जिंदगी से वाबस्ता है, और जिंदगी सिर्फ एक रुक्ष जो घटनाओं का नाम नहीं है, उसमें एक दार्शनिकता का नमक और मनोविज्ञान की चीनी अगर डाल दी जाए तो मुझे लगता है कि जिंदगी एक अलग स्तर पर पहुंचती है, और साहित्यकार तो उस जिंदगी के रंगों को कलम में कैद करता है, रंगों को कलम में कैद करता है। यही साहित्य है। और ये जिंदगी को आगे ले जाने वाली जो प्रयास है इस कहानी का, वैसे तो मेरा एक शेर है विनोद जी, हाँ। कि जीवन अपना यूं सोचो तो बंद घड़ी है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है? लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई बहुत कुछ नाटकीय परिवर्तन नहीं होते जिंदगी में, एक आम आदमी की जिंदगी में, लेकिन फिर भी हर दिन नया, हर क्षण नया। बिल्कुल। तो दोस्तों आखिरी में जब मिलने भी आते हैं, अंतिम घटना भी इस कहानी की बड़ी रोचक है। रोचक इन द सेंस मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोचक है। सुबह सुबह मम्मी के जन्मदिन पे वो मिलने आती हैं मम्मी से, और सोचती हैं कि मैं ज़्यादा ही सवेरे तो नहीं, इस समय आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। तो ये भी अजीब बात है कि अपने ही घर में बेटी को ऐसा प्रतीत, हालांकि हुआ, क्योंकि हो सकता है उनको शायद लगा होगा अंदर ही अंदर कि कोई मित्र हो, कोई हो घर में, लेकिन शायद कोई नहीं था। मम्मी से उनकी भेंट होती है, चाय वाय पीती हैं साथ में, और बस फिर वो वापस चल देती हैं कि भाई। तो ये जो बीच में एक किस्म की दरार भी है संबंधों में एक तरह की, लेकिन फिर भी वो कोशिश वही है कि जीवन आगे बढ़े और सहज हो जाए। जरूर आप ये तलाश कहानी कमलेश्वर जी की पढ़ें, और भी साहित्य पढ़ें जी, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, ताकि ये चैनल थ्रू लिटरेरी लेंस प्रगति करता रहे। नमस्कार।